चलो आ जाओ, एक बार लास्ट बार देख लो हम पढ़ कहाँ रहे, सिलेबस में है कहाँ हम, देख लो। गरीबी का दुष्चक्र याद होगा तुम्हें, ये हमारा गरीबी का दुष्चक्र था। और गरीबी के दुष्चक्र के बारे में तुम जानते हो, हमने कहा हमारे यहाँ ने ये गरीबी का दुष्चक्र, गरीबी का दुष्चक्र। और मैं क्या क्या बोल रहा था, तो मैंने कहा था यही हमारा पूरा सिलेबस है, सब चीज़ इसके आसपास घूमने वाली। क्यों? हमने कहा बेटे हमारे यहाँ ना उत्पादन है ना वो बहुत कम है री, उत्पादन ही कम नहीं है, उत्पादकता भी कम है। पढ़ा नहीं पढ़ा हमने, हमारे उत्पादन ही कम नहीं है, उत्पादकता भी कम है, प्रोडक्टिविटी भी कम। उत्पादन क्या है हमारे यहाँ? कम। ठीक, और ये हमारी समस्या सबसे बड़ी। उसके बाद जब उत्पादन कम होगा तो हमारे यहाँ क्या होगी? राष्ट्रीय आय भी कम होगी। राष्ट्रीय आय क्या होगी? कम होगी। राष्ट्रीय आय कम नहीं है, प्रति व्यक्ति आय भी कम है, पर कैपिटल इनकम भी कम है, ये कम है। ठीक, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम ये भी हमारा कम है। इतना ही हालत नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा हालत है हमारा। हमारे जो जीवन का रहन सहन का स्तर है ना वो भी बहुत कम है, इतना ज़्यादा कम है कि हमारे अमेरिका के जो पशुओं का जीवन है भारत के लोगों तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। दूसरे नंबर पर बताया गया था लास्ट में जाते जाते हमने कहा हमारे यहाँ ना जब राष्ट्रीय आय कम होगी तो फिर बचत की दर भी हमारे यहाँ बहुत कम होगी। इस पॉइंट पर ध्यान लगाना, बचत की दर क्या हो। आज से बात करने वाले बचत की दर क्या हो। बचत की दर भी बहुत कम, बचत की दर भी क्या है? कम। इतना बात बताओ, ये सब चीज़ कम, ये सब लो दिखाई देगी हमारे यहाँ से। प्रोडक्शन भी कम होगा, राष्ट्रीय आय भी कम होगी, पर कैपिटल इनकम भी कम होगी। जितने भी विकासशील देश होंगे, अधिकांश विकासशील देशों का यही हाल होगा कि वहाँ जो पूरे देश है ना गरीबी दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। और हमारा यही सिलेबस है पूरा का पूरा कि हमें इस गरीबी के दुष्चक्र को ब्रेक करना। तो ब्रेक कैसे करेंगे वही हमें बताया, वही तुम्हें बताया गया था। उसके बाद बचत की दर ही कम नहीं है, निवेश की दर भी कम होगी। किसकी दर? निवेश की दर। और जब निवेश की दर कम होगी ना, अब निवेश की दर कम है यानी निवेश ही हमारे इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। तो पूंजी निर्माण की दर भी कम हमारे यहाँ। पूंजी की निर्माण की दर, पूंजी के निर्माण की दर कम, निर्माण की दर ये कम, पूंजी के निर्माण की दर। लास्ट में जाकर फिर उत्पादन कम। ठीक, और मैंने बताया था जो सर्किल हो ना उसकी खास बात हो, उसका ना तो कोई इनिशियल पॉइंट होता ना कोई एंडिंग पॉइंट होता। इस सर्कल की खास बात होगा ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा, वही इसका एंडिंग पॉइंट होगा। तुम बता नहीं सकते कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ खत्म होगा, ये इसकी खूबसूरती हो। और कोई भी देश हो ना जो विकासशील देश होगा उसकी यही स्थिति होगी, वो ना गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ रहता है, समझ आए। और हम ना उस गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलना। आज ये भारत की स्थिति वर्तमान समय में यही है, ये गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ। इन्वेस्टमेंट पर यानी निवेश जिसे हम कहते हैं उस पर हर साल यूपीएससी एक सवाल पूछेगा, एक सवाल पक्का पूछेगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाना चाहिए। मैंने तुमको बताया था, मैंने कहा था अगर तुम पूंजी निर्माण की दर बढ़ा, सब देशों के पास समस्या है, जितने विकासशील देश है वे कैसे, अब जो विकसित देश बने वे कैसे बने? इस गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकले होंगे, तो उन्होंने इस गरीबी के दुष्चक्र को कहीं ना कहीं तक ब्रेक किया होगा। तो उन्होंने यहाँ तक ब्रेक करते हुए पूंजी निर्माण की दर, और पूंजी के निर्माण की दर वो भी कैसे? अवसंरचना पर ध्यान दिया जाता है। अवसंरचना पर, किस पर? अवसंरचना पर ध्यान जाता। अब अवसंरचना पर ध्यान कब दिया जाएगा? जब क्या होगा? निवेश होगा। क्या होगा? निवेश। निवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। तो निवेश बहुत जरूरी, बहुत बड़ी चीज है निवेश। अगर निवेश होगा तो पूंजी निर्माण की दर बढ़ने वाली, फिर ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये ऑटोमेटिक सब हम गरीबी दुष्चक्र बाहर निकल जाएंगे और ये हमारा अमीरी का दुष्चक्र बन जाएगा। लेकिन ये इतना आसान जितना बताया जा रहा है इतना आसान है नहीं, है समझ लो, जितना आसान बताया जा रहा है इतना आसान है नहीं। उसके बाद हमने बताया गया जो निवेश हो ना, जो निवेश हो, निवेश एक मिनट देख लो, निवेश कितने प्रकार का हो। जो हमारा निवेश हो ना, ये हमारा निवेश है, ये बहुत जरूरी है। जब तो हमने क्या कहा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाहर के निवेशक आओ हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो, आओ रोजगार लगाओ, वो फैक्ट्री लगाओ, कंपनियां लगाओ, हमारे देश में पैसा खर्च करो, हमारे देश की संरचना को आगे बढ़ाओ, हमारे यहाँ पूंजी निर्माण की दर को आगे बढ़ाओ, उसके बाद हमारे यहाँ गरीबी दुष्चक्र ब्रेक कर दो। तो जो निवेश हो ना, निवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। और जो इन्वेस्टमेंट हो ना वो हमारा दो प्रकार का हो, दो ही तो प्रकार का हो। कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट हो बताओ? कौन सा? घरेलू निवेश, एक तो घरेलू निवेश हो, एक कौन सा हो? विदेशी निवेश। विदेशी निवेश। अगर तुम्हें पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे बेहतर कौन सा होगा? घरेलू निवेश। या दूसरों के सामने हाथ फैलाना पसंद करोगे, या अपने घर में से इकट्ठा पैसा करना पसंद करोगे? इसके बारे में सब तुम जानते हो, सब मैंने पढ़ा रखा अच्छी तरह। उसके बाद जब घरेलू निवेश की बात करते हैं तो उसके फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं, पता किसकी? बैंकिंग की। बताता नहीं? बैंकिंग पढ़ने वाले घरेलू निवेश होगा हमारा, समझिए। दूसरे नंबर पर बताया गया था कॉन्सेप्ट कंपनी का,
जो कंपनी बनाई गई ना, कंपनी का कॉन्सेप्ट, ये भी हमारा कौन सा निवेश होगा, घरेलू निवेश होगा। और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले होंगे, इसके अंदर बता सको कोई क्या पढ़ने वाले होंगे इसके अंदर? दूसरे नंबर बताओ क्या बताया था, जो निवेश हो दो प्रकार का, विदेशी निवेश में क्या क्या आगा, तो विदेशी ने एक तो एफडीआई आगा, एफडीआई, दूसरा क्या आगा, एफपीआई आगा, एफपीआई, ठीक, ये तो। अच्छा, उसके बाद एक एफडीआई, एक एफपीआई, ये सब हम पढ़ने वाले विदेशी निवेश के अंतर्गत, ठीक। और भी था कुछ दूसरे नंबर पर बताओ, एनआरआई। अच्छा, एनआरआई ले लो, निवेश करेंगे हमारे यहाँ, बताओ। एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, तो ये हमारा सिलेबस होगा। उसके बाद हम बताए थे आपको कि हम ना ये पढ़ने की कोशिश करें कंपनी क्या हो, कंपनी का कंसेप्ट क्या हो, यहाँ हम सिलेबस में चल रहे हैं, ठीक। क्यों हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, जब हमारे यहाँ ना कंपनी का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता चला जाएगा ना, तो घरेलू निवेश बढ़ने वाला हमारे यहाँ। जब घरेलू निवेश बढ़ने वाला है, इसका मतलब निवेश बढ़ने वाला, और जब निवेश बढ़ने वाला है ना, अवसंरचना पर ध्यान दिया जाएगा। जब अवसंरचना पर ध्यान दिया जाएगा ना, तो पूंजी निर्माण की दर हाई होगी मतलब अधिक होगी। जब पूंजी निर्माण की दर अधिक होगी ना, तो उत्पादन की दर भी अधिक होगी। जब उत्पादन की दर अधिक होगी तो राष्ट्रीय आय भी अधिक होगी, और राष्ट्रीय आय भी अधिक होगी तो बचत की दर भी ज्यादा होगी, फिर बचत की दर ज्यादा होगी, फिर निवेश की दर ज्यादा होगी। इस तरह करके हम गरीबी दुष्चक्र से बाहर निकल सकते हैं। समझे नहीं क्या हो रहा है? ठीक, बता रहा हूँ, एक पूरा पूरा कॉन्सेप्ट दिया कि हम पढ़ कहाँ रहे। अब हम कंपनी का कंसेप्ट आगे बढ़ा रहे थे, और जो कंपनी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि कंपनी का सिस्टम हो क्या, किस तरह, ये मोटे मोटे तरीके से 5-10 मिनट में ब्रीफ कर रहा हूँ। अभी कंपनी की ओर लेकर चल रहा हूँ, आपको समझ में आई बात है? तो देख लो कंपनी का कंसेप्ट कितना बड़ा कंसेप्ट है कंपनी का। और जो कंपनी का कंसेप्ट है ना, वो जिन लोगों ने भी डिजाइन करा, बहुत साइंटिफिक तरीके से डिजाइन करा। कंपनी का जो कंसेप्ट है वो जिन लोगों ने डिजाइन करा, बहुत साइंटिफिक तरीके से डिजाइन करा। क्यों? जिस काम को एक अकेला व्यक्ति नहीं करता ना, अगर 4 लोग एक साथ मिल जाए तो आसानी के साथ हो जाने वाला, यही कंपनी का कंसेप्ट है। समझ में आई बात है? जिस काम को एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, अगर ये 4 लोग एक साथ मिल जाए ना, तो वही उस 4 लोग एक छत के नीचे इकट्ठा हो जाए तो आसानी के साथ कर सकते हैं। यही कंपनी का कंसेप्ट है, इसी कंपनी पर आधारित है। कंपनी के अंदर फिर बताया गया तुम कि कंपनी को मैनेज करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो ना, वे कंपनी के कोई मालिक नहीं होते। आया समझ? सरकार उन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग जगह बताया गया। तुम जो कंपनी हो ना, मान लो कोई कंपनी XYZ, बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए, कुछ पुराने वाली वीडियो देखो जाकर। आया समझ? XYZ कोई कंपनी, जिस XYZ कंपनी, इसका ना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, जो कंपनी हो, प्रत्येक कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस बताया था, इसे ना अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। कुछ लोग तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। समझ आई बात है? अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं। ये इसका काम पता क्या हो, इसे ना जो कंपनी होती है वे सैलरी देती है, सिर्फ सैलरी पर आधारित हो। इसके बहुत सारे पूरे पूरे मेंबर हो, हर साल इनकी मीटिंग हो। समझ आई बात है? इनकी जो मीटिंग हो उसे AGM के नाम से जानते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग जिसे बोलते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग हर साल दिल्ली के अंदर भी 3 जगह हो। अभी मैं जहाँ से आया ना, लाल कुआं वहाँ स्टेशन, समझ, एयरपोर्ट का अड्डा एक वहाँ हो, ऑडिटोरियम पूरा का पूरा लाल कुआं, एक धोला कुआं हो, एक लाल कुआं, मतलब स्टेशन का नाम है, मेट्रो स्टेशन का नाम। वहीं पूरा पूरा ऑडिटोरियम इनका, एयरफोर्स वालों का पूरा हॉल, इन्हें बुलाया जा, अलग अलग कंपनी के अलग, एक साल में एक बार इतनी सारी कंपनियां काम कर रही। जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें बुलाया जा, उन्हें बैठे रहते हैं। और जो इसे जो सामने बुलाया जाता है ना, सिर्फ उन्हें बुलाया जाएगा, इक्विटी शेयर वाले होंगे। जो इक्विटी शेयर वाले होंगे सिर्फ उन्हें बुलाया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर वालों को नहीं बुलाया जाता। उनकी कोई, क्यों? उनका मालिकाना हक नहीं होता। समझ में बात क्या? मैंने कहा किसी कंपनी का अगर तुमने हिस्सेदारी खरीद रखी ना, तो उसका जो शेयर खरीदना होगा, इक्विटी शेयर खरीदना होगा। अगर इक्विटी शेयर मतलब समता शेयर वाला अंश तुम्हारे पास होगा, तो तुम जो कंपनी की डिसीजन मेकिंग होगी उसमें बुलाया जाएगा। और जिसका जितना भी ज्यादा शेयर होगा ना, उसका वोटिंग राइट भी इतना ज्यादा होगा। अगर किसी के पास 26%, तो उसकी जो हिस्सेदारी होगी वो 26% होगी, 26% वोटिंग राइट का हकदार होगा वो। अगर उसकी हिस्सेदारी, अगर उसकी कंपनी के अंदर उसकी हिस्सेदारी 51%, उससे तो बेस्ट कुछ भी नहीं है। सबसे पहले उससे जरूर पूछा जाएगा। समझ में आए बात है? उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है, 51% होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने शेयर मार्केट पढ़ते पढ़ते लास्ट में जाकर हमने बताया था FDI क्या हो। FDI यही तो बताया गया था तुम एनुअल जनरल मीटिंग के बाद। तो उसके बाद बताया था कि सबसे बेस्ट कौन सा, प्रेफरेंस शेयर की जो हमारे यहाँ की, या फिर ये दूसरे नंबर पर जो इक्विटी शेयर। तुमने बताया था, तुमने खुद ही बताया था प्रेफरेंस शेयर, फिर तुम चले गए थे फिर उस पर इक्विटी शेयर पर। तुमने बताया इससे बढ़िया तो यही है, लेकिन तुम बताया था, मैंने कहा था जो प्रेफरेंस शेयर है पूरी दुनिया में कहीं भी पॉपुलर नहीं है। जो प्रेफरेंस शेयर हो पूरी दुनिया में कहीं भी पॉपुलर नहीं है। समझ में आ बात है? कहीं भी। क्यों? कि उसके ऊपर ना जो ब्याज हो उसकी अवधि फिक्स हो एक प्रकार। उसके अंदर एक तो पॉपुलर है भी प्रेफरेंस शेयर 8 प्रकार के हों। उसके अंदर एक था कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर था ना, 5-6 साल बाद के बाद वो ना खुद ही ऑटोमेटिक इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जा, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जा। यही बात तुम्हें बताई गई थी अब तक। उसके बाद बताया गया था, हमने कहा इतना हमने शेयर मार्केट पढ़ लिया, अभी शेयर मार्केट का UPSC में क्या यूज है, तो मैं ये पढ़ा रहा था। ठीक, मैंने कोई रिवीजन नहीं करा, मैं साधारण तरीके से बता रहा हूँ तुम्हें, एक कहानी से सुना रहा हूँ तुम्हें।
समझने की बात है। और जिसके बाद तुम कोई भी किताब पढ़ो, कहीं भी कितना ही मार्केट में आया हुआ, वो सब तुम्हारी समझ में आने वाला। वो जब समझ में आने वाला, जब मैं यहाँ समझा दिया हूँ तुम सब्जेक्ट को, उससे बाद में, उससे पहले नहीं समझ में आने वाला तुम्हें। दूसरे नंबर पर क्या बताया था हमने कहा कि एक एफडीआई हो, भारत सरकार 1991 के बाद एफडीआई आया, भारत सरकार एफडीआई पर आज भी 5 लिमिट पर काम कर रही है हमारे यहाँ, 5 लिमिट पर। एक तो 26%, और दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ 49%, और तीसरे नंबर पर 51%, चौथे नंबर पर हमारे क्या है यहाँ से 74%, और 5वें नंबर पर 100%। कुछ सेक्टर के नाम बताए, तुम लिख कभी लेकर आए जो एफडीआई है, कुछ सेक्टर ऐसे जहाँ एफडीआई है ना वो 100%। अगर 100% है, इसका मतलब क्या हुआ, एफडीआई, इसका मतलब जो एफडीआई 5 लिमिट दी गई है, वे इक्विटी शेयर की बात कर रहे, प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं कर रहे। वो एफडीआई एक प्रकार का इक्विटी शेयर है, वही समझाएगा था तुम, समझाएगा था नहीं समझाएगा था। इतना समझाने के बाद हम आए एफडीआई में, एफडीआई भी हमने चलो पढ़ लिया, इतना बात बताओ समझ में आया था नहीं आया था। अरे मुझे लगा ये तुमने लिख रखा थी कॉपी में सारा, एफडीआई के क्या लाभ हो, क्या क्या हानि हो, कहाँ से एफडीआई आता। और फिर तुम बताया कि एफडीआई के ऊपर सर्च करगा ना, तुमने खुद भी बताया मुझे इतनी जानकारी भी नहीं आती, तुम्हें मुझे लगा मेरे टीचर हो, तुमने बताया मुझे एफडीआई ज़्यादा सिंगापुर से आया, सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर से आया। फिर तुमने 3-4 भारत के अंदर कुछ राज्यों के नाम भी बताए, तुमने कहा कि कर्नाटक के अंदर तो बहुत ज्यादा एफडीआई आ रहा, तुमने नहीं बताया मुझे तो जानकारी भी नहीं आती। समझ में आई बात, मतलब इतने होशियार हो तुम, ठीक। उसके बाद कुछ छोटे मोटे ये थे आंकड़े और डाटा, ये तुमने क्या हुआ, छोटे मोटे आंकड़े थे और डाटा थे, वो सब तुमने लिख दिए, ऐसा ही था क्या कुछ, समझ में आया बात यार। क्यों, फैक्ट तो और फैक्ट तो मुझे सख्त ना फर्क है। चलो नीचे कर लो, वो तो लंबी क्लास होगी, यही तो होती क्लास, और कुछ तो नहीं बताया। तो 2 चीज हमने पढ़ ली, नंबर 1 समता शेयर, समता अंश वाले शेयर, समता अंश वाले शेयर, और प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, मुझे हिंदी में नाम नहीं पता, लेकिन तुम ना जो तो नाम तुम्हें हिंदी में नहीं पता उसे गूगल करके लिख लिया करो, तुम्हारा काम होगा, कुछ भी चीज वैसे नहीं छोड़नी, शब्दावली कैच करना जरूरी, गूगल कर लो उस नाम को जाकर। प्रेफरेंस शेयर को क्या कहते हैं, पूर्व शेयर। इतना बात बताओ समझ में आई नहीं है। तो 2 चीज हम पढ़ ले कंपनी कंसेप्ट के अंदर। नंबर फर्स्ट, एक तो हम पढ़ ले प्रेफरेंस शेयर, नहीं इक्विटी शेयर। कौन सा शेयर, इक्विटी। दूसरे नंबर पर हम पढ़ ले प्रेफरेंस शेयर, इसे बोलते हैं पूर्व देश शेयर। आज तीसरे नंबर पर हम पढ़ने वाले। अच्छा, ये इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, काम क्या हो उनका, इनका काम हो मार्केट के अंदर जारी करना, पब्लिक से पैसा इकट्ठे करना और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना, समझ गए। चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, काम एक ही होगा, मैं कंपनी हूं, चलो मैंने मार्केट में शेयर जारी कर दिया, 1 लाख रुपए के शेयर जारी कर दिए, लोग उसे खरीदने के बाद मैं उन्हें सर्टिफिकेट दूंगा, मैंने कहा 5 साल बाद तुम्हारा पैसा डबल ले जाओ, सर्टिफिकेट लेके चले जाएंगे, मुझे पैसे देके चले जाएंगे, मैं 5 साल तक अपनी कंपनी आगे बढ़ाऊंगा, उसके अंदर प्रॉफिट कमाऊंगा, फिर एक हिस्सा प्रॉफिट का उन्हें दे दूंगा। आज समझ, कुछ लोग ऐसे होंगे प्रेफरेंस शेयर खरीद रहे होंगे मेरी कंपनी में, कुछ ऐसे होंगे जो इक्विटी शेयर खरीद रहे होंगे, समझ नहीं। इकोनॉमिक्स है ही नहीं कुछ, इकोनॉमिक्स तो बातों में हो जा, कैसा बातों में समझ में आया बात है। तो जो शेर हो, शेर 2 प्रकार के हों, एक तो हो जो जंगल में रहा हुआ, एक जो पिंजरे में रहा हुआ है। शेर कितने प्रकार के हों, एक तो हो जो जंगल में रहा हुआ, एक पिंजरे में रहा हुआ। यहाँ भी यही बात है, गलत बात नहीं है, सही बात है यार। तो जो खुला शेर है उसे बोलते हैं इक्विटी शेयर, जंगल वाला शेर हो। और जो अंदर बंद शेर है ना, बंद शेर, उसका रेट है ना, और जो प्रॉफिट है वो फिक्स कर दिया गया, उसे हम बोलते हैं पिंजरे वाला शेर। तो तुम कौन सा शेर बनना पसंद करोगे, इक्विटी शेयर। देखो तुम यहाँ भी यही पसंद आया, समझ में आई बात, इसीलिए जो नाम भी रखा गया वो सोच समझ कर रखा गया, बात समझ में आई। अगर तुमसे पूछे इनका मतलब क्या हो, इक्विटी शेयर का मतलब हो, हमने कहा कि जो कंपनी थी वोडाफोन कंपनी है, वोडाफोन कंपनी भारत सरकार के पास उसकी 36% हिस्सेदारी, भारत सरकार के पास ना उसकी 36% हिस्सेदारी। इसका क्या मतलब हुआ, भारत सरकार वोडाफोन कंपनी 36% की मालिक, वोडाफोन ब्रिटेन की कंपनी, भारत सरकार के पास ना उसके 36% शेयर रखे हुए। जब तक 51% अगर उसके शेयर हो जाएंगे ना तो वोडाफोन सरकारी कंपनी बन जाने वाली, वोडाफोन की हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी, उसको भारत सरकार का इतना कब्जा था कि भारत सरकार के उसके 36% शेयर गिरवी हो चुके, इतना हालत है, इतनी बुरी हालत है। और मुझे तो सुनकर बड़ी खुशी हुई कि रात के वोडाफोन में सुबह के 12 से लेकर रात के 6 बजे तक इंटरनेट बिल्कुल फ्री, कोई MB का हिसाब नहीं है। तुम भी एक वोडाफोन और आइडिया वाला सिम ले लो, मैंने कल ही लिया एक नया नंबर, आया समझ में। रात के 12 से और 6, अरे चुपचाप हो जाओ, हमें तुम्हें ज्यादा पता, हमें पता ज्यादा। 5 जो नया सिम आया उसकी बात बता रहा हूँ मैं। हाँ तो नया VI आया ना, उसके अंदर स्कीम कि सुबह के 12 बजे से लेकर रात के 6 बजे,
कोई बात नहीं, अब नया रिचार्ज कराओ उसके अंदर, नया स्कीम चल रखा। अभी मुझे पता लगा कि 12 से लेकर सुबह के 6 बजे तक है ना इंटरनेट बिल्कुल फ्री। आपका नया सिम नहीं है, नई स्कीम आई है। आप सन 87 के आदमी हो और मैं लेटेस्ट इंसान हूँ। कितने दिन पहले लिया? उसके अंदर दूसरा रिचार्ज कराना होगा। रिचार्ज कौन सा कराए हो? मैडम चुप हो जाओ यार, तुम तो बेवकूफ हो। मतलब मैं पढ़ा कहाँ रहा हूँ, तो कहाँ चल रहे तुम? रिचार्ज में चले गए। चलो, तो चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, शेयर चाहे कोई सा भी हो, उस शेयर का एक ही काम होगा, पब्लिक के पास जारी करना शेयर को, और पब्लिक से पैसा इकट्ठे करना और लोगों को बेवकूफ बनाना। और कंपनी कभी नहीं बताती, ये कंपनी बता क्या कहती है? अमिताभ बच्चन पैड करवाती है, निवेश का सुनहरा मौका आए समझ में, 4 साल में अपना पैसा डबल पाए। जरा अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। बस लोग खींचे चले आते हैं, लोग खींचे चले आते हैं। लेकिन एक बात बताऊं तुम, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर, इसमें जो प्रेफरेंस शेयर था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, इक्विटी शेयर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। इक्विटी शेयर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, इक्विटी शेयर। आज तीसरे नंबर का एक और कंसेप्ट, हेलो, तीसरे नंबर का एक और कंसेप्ट, उसे जो बोलते हैं डिबेंचर, और हिंदी में कहते हैं ऋणपत्र। हाँ, हिंदी का नाम पता होना चाहिए, पहले बता रहा हूं, ठीक? अपनी औकात मानो। तो देखो, आज हम इसे पढ़ने वाले, डिबेंचर क्या हो, इसे बोलते हैं ऋणपत्र। यूपीएससी सवाल पूछ चुका, डिबेंचर क्या हो। उसके बाद चौथे नंबर पर हम पढ़ने वाले बॉन्ड। काम इनका भी वही हो, काम इनका भी है। उसके बाद हम पढ़ने वाले बॉन्ड क्या हो। बॉन्ड का नाम सुना हो तुमने, एडिटोरियल में सुनते रहते होंगे। बॉन्ड जाने कर दिया, यील्ड बॉन्ड आया समझ में, किसान विकास पत्र, बहुत सी चीज पढ़ेंगे हम। बॉन्ड क्या हो इसे भी समझने के, बॉन्ड क्या हो। तो पहले हम समझेंगे डिबेंचर क्या हो, बॉन्ड क्या हो। चाहे डिबेंचर हो, चाहे बॉन्ड हो, चाहे इक्विटी शेयर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, काम सबका एक ही, पब्लिक से पैसे इकट्ठा करना और अपनी हालत को सुधारना। समझ में आई बात है? चाहे डिबेंचर हो, चाहे इक्विटी शेयर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे बॉन्ड हो, काम एक ही होगा, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना, मार्केट में जाना। और ऐसे बाजार को हम प्राथमिक बाजार कहते हैं, प्राइमरी मार्केट कहते हैं। इसके अंदर ही कंपनियां जाती हैं, अपना बॉन्ड जारी करती है, अपना प्रेफरेंस शेयर, अपना इक्विटी शेयर, अपना डिबेंचर, अपना बॉन्ड जारी करके मार्केट से पैसा इकट्ठा करती है। ये काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीईओ का होता है। ये इसके कंपनी के मैनेजर होते हैं। मालिकाना हक इनके पास नहीं होता है, तुम अच्छी तरह जानते हैं। समझ में आया? काम एक ही होगा, पब्लिक के अंदर शेयर जारी करके पैसा इकट्ठा करना और कंपनी मैनेज करके उसे आगे बढ़ाना। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं? ठीक। तो लेकिन ये समझ आ जाती है कि ऋणपत्र में और बॉन्ड में क्या अंतर हो। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर तो तुम समझ में आया, इसके अलग फीचर्स हो, इसके अलग फीचर्स हो। तुम कौन सा पसंद करते हो, ये भी तुम्हारे चॉइस था। उसके बाद अब देखते हैं ऋणपत्र कितना बेहतर है, इसके बारे में समझ लो। क्या पता तुम यहाँ पे ना पैसा निवेश कर लो, यूँ समझ लो। बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हारी क्लास से रहा हूँ, वो भी कॉमर्स की तरह। कॉमर्स के जिस तरह स्टूडेंट भी सीखते हैं, शेयर मार्केट चल रहा है और तुम्हें पैसा लगाना सीखना। मैंने पूछा तुम इक्विटी शेयर में पैसा बना खर्च बर्बाद करोगे या फिर इसमें प्रेफरेंस शेयर में पैसा बर्बाद करोगे। अभी तुमने बताया था कि तुम ना इक्विटी शेयर में अपना पैसा बर्बाद करोगे, बताया था नहीं बताया था? तो बताओ तुम अपना पैसा कहाँ बर्बाद करोगे? कौन से शेयर में? मतलब बर्बाद जरूर करोगे। जहां बोलने का नंबर आगा ना वहां बोलना। तो बहुत व्यवहारिक सब्जेक्ट है। तो आज ऋणपत्र समझ लेते हैं, ऋणपत्र क्या हो, ऋणपत्र क्या हो। फिर समझ लेते हैं बॉन्ड क्या हो और किस किस तरह के भारत में बॉन्ड, वर्तमान समय में कौन कौन से बॉन्ड चर्चित है। जो अभी यूपीएससी ने क्या सवाल पूछा, समझ एक बात है, यूपीएससी ने क्या सवाल पूछा, यहां तो पक्का सवाल पूछता। इसलिए क्या क्वेश्चन बैंक साथ में होना चाहिए। कौन सा बैंक? ठीक। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बैंक नहीं, लड़कियों के पास मिनी बैंक रहा है जिसमें गुल्लक कहते हैं। कौन सा बैंक हो? पिगी बैंक बोलते क्या उसे मिनी बैंक बोलते हैं। क्या ये किट आने लगी? ओहो, कितने बच्चे ऐसे जिसके पास गुल्लक थी बचपन में? ठीक है, अब भी है। गुल्लक तुम्हारे पास थी?
अच्छा, इसका मतलब तुम सेविंग किया करते थे। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, सब जगह तुम निवेश कर रहे हो। तुम्हारे पास पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आता हूं। समझ बात, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आता हूं। तुम्हारा पैसा कहां लगाना, किस तरह लगाना, वो मैं बताऊंगा। आया समझ में? मैं मैनेजमेंट हूं, मेरे पास आओ, मेरे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास पैसा, मेरे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास पैसा, मुझे बताओ, मैं बताता हूं तुम्हारा पैसा कहां सेफ रहने वाला। तुम इक्विटी शेयर में लगाओगे, प्रेफरेंस शेयर में लगाओगे, या डिबेंचर में लगाओगे, या बॉन्ड में लगाओगे। अगर तुम्हें चारों के बारे में जानकारी होगी तो तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आया समझ? तुम्हारा मेरा कनेक्शन खुद ही टूट जाने वाला। ठीक, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते। अगर तुम्हें चारों की नॉलेज होगी, अपना पैसा फिर खुद लगाओ। समझ आई बात? या घर जाओ, एक बटन इधर दबाओ, एक बटन इधर दबाओ, फिर 2 बटन दबाने आराम से। हेलो, इधर इधर, अच्छा 2 बटन अभी पता लगने वाले हैं। तो डिबेंचर क्या होगा कि ऋण पत्र क्या होगा, ध्यान से समझना। इसे तुम इक्विटी शेयर को तुम समझ चुके। इक्विटी शेयर वाले जो होंगे, इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में बुलाया जाता, बुलाया जा। दिल्ली के अंदर 3 ऑडिटोरियम है, तीनों के 3 दिन बुलाया जा। 2 तो मेरे देखे हुए, तीसरा मैंने कभी नहीं देखा, बाहर से देखा। समझ में आया बात? या उसके बाद ठीक मैंने बताया, एक तो धोला कुआं होगा, धोला कुआं, ठीक, लाल कुआं हो गया। उसके बाद जहां दिल्ली का एयरपोर्ट है, एक वहां हो गया, 2 हो गए। अरे एक और कोई बताया जा, कोई इंटरनेशनल मार्केट के पास में 3 है, करो क्या? रीजनल सोच। इक्विटी शेयर होगा, प्रेफरेंस शेयर है। तुमने कहा, जब मैंने तुम्हें बताया, इनका जो अमाउंट होगा ना, इनका जो रिटर्न होगा फिक्स होगा, इनका जो रेट होगा ना वो भी फिक्स होगा। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा पैसा कहां सेफ है, तुम कहने लगे प्रेफरेंस शेयर में सेफ है। मैंने कहने लगा कंपनी को घाटे में चली गई ना, तो फिर तुम्हें भी पैसा नहीं मिलने वाला। तुमने कहा नहीं इससे तो अच्छा यही सही है। मैंने तुम्हें फिर उदाहरण भी दिए थे, तुमने कहा कि इक्विटी शेयर में हमारा बिल्कुल सही है, बेस्ट है। अब भारत के लोग इक्विटी शेयर को बहुत पसंद करते हैं, समझ। लेकिन ये सारा काम ना लघुकालिक हो, दीर्घकालिक नहीं होता। अभी तुमने कंपनी के शेयर में पैसा लगाया, हो सकता है 2-3 दिन बाद तुम्हारा डबल हो जाए, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद डबल हो, क्योंकि शेयर मार्केट का जो काम है दिन प्रतिदिन घटती रहती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। मैंने किसी कंपनी के 20 शेयर खरीद लिए, आज कल शेयर का दाम बढ़ गया, कल भी मैंने बेच दिए, तो मुझे बेनिफिट होगा। मार्केट में बेच दिए, सेकेंडरी मार्केट में बेचा, प्राइमरी मार्केट में खरीदते हैं, ठीक, बेच दिए। उस जो ये काम था पहले सारा ऑफलाइन हुआ करता था। पहले हम मार्केट में जाया करते थे, जब मार्केट में जाया, कमर्शियल मार्केट में, बाजार में जाया करते थे, वहाँ देख फॉर्म लिया करते थे, उसे भरा करते थे, फिर घंटों कंपनी बैंकों की लाइन में लगा करते थे, वे जमा किया करते थे, फिर आगे जाया करता था, 2-3 महीने लग जाया करते थे। अब ये काम कैसे हो रहा है? एक बटन इधर दबाया, एक इधर दबाया, 2-3 बटन दबाए और सारा काम हो जा रहा है। समझ नहीं बात है? मैं तुम्हें सिखाऊंगा यहाँ टैब के अंदर लगाना है, किस तरह हम शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं। मैं तुम्हें 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करके दिखाऊंगा, और 100 रुपये से ना, 100 रुपये से कैसे 1000 रुपये बनाए जा, 3000 बनाए जा, वो भी तुम्हें बना के दिखाऊंगा। हो सकता है 100 के 100 जीरो के जीरो हो जाए तुम्हारे सामने। हाँ, मेरे धोखा कितना खाया होगा। आ जाओ, इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं है? ये सब सारा व्यावहारिक नॉलेज है। और यहाँ तो यूपीएससी सवाल पूछा हुआ। अब जानते हैं ऋण पत्र क्या हो? ऋण पत्र क्या हो? बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर, ठीक, ध्यान से समझना अच्छे तरीके। ये सारे निवेश की प्रकृति है, और निवेश के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। निवेश वहां बताया कितना महत्वपूर्ण चीज है। दम क्यों नहीं है इसके अंदर? तुम ज्यादा होशियार। निवेश कितने प्रकार का हो? तो ये जो हम निवेश पढ़ रहे हैं, कौन सा निवेश है? जो हम निवेश पढ़ रहे हैं, कौन सा निवेश है? किसके अंतर्गत आया? कंपनी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये सर नो, ठीक। अब हम यहाँ से इसे हटा रहे और हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे कि ये हमारा 4 जो निवेश के तरीके हो कंपनी के अंदर, 4 निवेश के जो तरीके हो। नंबर फर्स्ट, निवेश के जो तरीके बताए गए, नंबर फर्स्ट क्या बताया था? समता अंश वाले शेयर,
समता अंश वाले शेयर, नंबर 2 प्रूफ दे शेयर, नंबर 3 ऋण पत्र, नंबर 4 बॉन्ड। ठीक, आज हम समझने वाले डिबेंचर क्या हो, फिर समझेंगे बॉन्ड क्या हो, बॉन्ड। इनके बारे में ये मैं क्लिक कर रहा हूं, पहले समझ चुके हम। ठीक, अब हम समझेंगे ऋण पत्र क्या हो, डिबेंचर किसे कहते हैं, डिबेंचर। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि ऋण पत्र क्या हो। डिबेंचर क्या हो, कौन सा चर, तो जो डिबेंचर हो ना, ये भी एक प्रकार का ना, सुन लो, डिबेंचर हो ये भी एक प्रकार का ऋण की प्रकृति का हो। ऋण की प्रकृति का मतलब शेयर की तरह काम नहीं करता, एक प्रकार का सर्टिफिकेट हो, एक प्रकार का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तुम मैंने किसी कंपनी ने 5 लाख रुपए का डिबेंचर जारी कर दिया, तो 5 लाख रुपए का डिबेंचर जारी करने का मतलब वो 5 लाख का डिबेंचर ये आम लोग आए, पब्लिक आई, उन्होंने खरीद कर अपने घर में रख लिया। इसका मतलब उन्हें क्या प्राप्त हुआ, उन लोगों को उन्हें सिर्फ एक सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। किसी ने कम खरीदा, किसी ने ज्यादा खरीदा, किसी ने कम पैसा लगाया। इसका मतलब उन्होंने ऋण पत्र जिन्होंने खरीदा, जिन्होंने डिबेंचर खरीदा, उन्होंने कंपनी को लोन दिया, 5 लाख रुपए का लोन दिया। अगर 5 लाख का 10 लाख रुपए 10 लाख का डिबेंचर जारी कर दिया कंपनी ने, वो क्यों करती है ऐसा, क्यों, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत क्यों है, क्योंकि कंपनी को आगे बढ़ाना। कंपनी का कंसेप्ट कब आगे बढ़ने वाला, जब पूंजी होगी। पूंजी के बिना तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले क्लास में इकोनॉमिक्स में यही बताया गया था, उत्पादन, आय और व्यय बताया था नहीं, जब पढ़ाए जा रहे थे तुम्हें। तो उत्पादन कब होगा, उत्पादन जब होगा जब तुम्हारे पास पूंजी होगी। उसके बिना जब भी तुम चारों चीजों का जुगाड़ होगा, आए समझ में, भूमि का, किराया का, मशीन का, समझ में आया, तो उद्यमी का, जैसे तब तोड़े चले आगे। बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसा, लोग पूछते भाई कैसा, समझ में आया बात है। ठीक, तो जो डिबेंचर होगा, डिबेंचर ये ऋण की प्रकृति का होगा। किसी प्रकृति का होगा, ऋण की प्रकृति का होगा। इसका मतलब है कोई कंपनी होगी, कोई भी कंपनी हो, उन्हें 5 लाख रुपए का ऋण पत्र जारी कर दिया। 5 लाख रुपए का, कितने का, 10 लाख का कर दिया जारी। किसी कंपनी ने 5 लाख का ऋण पत्र जारी कर दिया, डिबेंचर जारी कर दिया, ऋण पत्र, ध्यान से सुन लेना, ऋण पत्र जारी कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका यह मतलब हुआ जो भारत के आम लोग ने, भारत के लोग, किसके लोग, भारत के लोग, भारत के जो लोग, इन्होंने जो कंपनी है या कंपनी है, इसे ना 5 लाख रुपए का लोन दिया। इसका ही मतलब हो, समझ गए। बताओ किसी कंपनी ने, कोई भी कंपनी हो, XYZ कोई भी कंपनी हो, उसने 20 लाख रुपए का ऋण पत्र जारी कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, उस कंपनी को भारत के आम लोगों ने लोन दिया, वो पता नहीं चला। आज समझ, और ये बहुत चालाक हो, समझ की बात है। बड़े बड़े एक्टर्स को लाया जा, अच्छी अच्छी हीरोइन को लाया जा भारत के अंदर ऐड करने के लिए। देखो हमारा ऋण पत्र खरीद दो, निवेश का सुनहरा मौका, एक बार खरीदोगे बार बार खरीदोगे, एक बार आओगे बार बार आओगे, निवेश का सुनहरा अवसर, 2 साल में पैसा डबल, 3 साल में पैसा डबल, 5 साल में पैसा डबल, इस तरह का ब्याज का रेट भारत के बैंकों में सबसे ज्यादा। ऐसा दिलासा दिया जाए, आप भारत बैंक में पैसा क्यों निवेश कर रहे हैं, आपका पैसा, आप अपना पैसा बेकार कर रहे हैं, हमारे पास आइए, 3 साल में पैसा डबल पाइए। ऐसा ऐड हद होगा। मैं तो एक, जब मैंने कैटरीना कैफ को देखा एक ऐड के अंतर्गत, जब कैटरीना कैफ को देखा तो हालत इतना बुरा ऐड है, तुम्हें तो ऐड भी नहीं बता सकता। मतलब इस तरह उसने बताया अट्रैक्टिव तरीके से, मैं भी एक बार चौकन्ना मर गया देखता हुआ। बाद में जाकर पता चला कि यह तो भीख मांग रही। ऐसे बच, भीख मांगने का मतलब नहीं तो क्या होता, इसका मतलब वो ऋण पत्र जारी कर रही है, किसी कंपनी का ऐड प्रचार प्रसार कर रही है। ये एक्टर्स होते हैं, उन्हें पैसा मिलता है ऐड करने का, और लोग उनकी तरफ जो कैटरीना के फैन होंगे, एक बार वो एडवर्टाइज तो आगे बढ़ाने वाला नहीं, बिल्कुल भी एडवर्टाइज पूरा देखने वाला होगा, उसकी बातें सुनेगा, उसका फॉलोअर्स होगा, तो सोचेगा निवेश को सुनहरा मौका होगा और निवेश करेगा। तो लोग भारत के बैंक में पैसा जमा कम करते हैं, फिर ऋण पत्र ज्यादा खरीद लेते हैं। क्यों, अगर 3 साल तक हम बैंक में पैसा जमा करके रखेंगे, 3 साल तक, तो वहां इतना रिटर्न नहीं मिलने का जितना डिबेंचर में जारी करने का मिल जाएगा। वे खुद ही ऐड में बताते हैं, कहते हैं आप भारत के बैंक में क्यों पैसा जमा करते हैं, आप हमारे पास आइए, एक बार आइए, ब्याज रेट या जो ब्याज होगा, ब्याज का दर सब सर्वाधिक पाइए। यानी अगर हमारे यहाँ पैसा जमा करने वाले हो, हमारा ऋण पत्र खरीदने वाले हो तो तुम 3 लाख रुपए खरीदोगे ना, तो तुम्हारे 6 साल, तुम्हारे बैंक में तुम जमा करोगे तो तुम्हारे 6 साल में डबल होंगे, हमारे पास 3 साल में डबल हो जाएंगे। आया समझ में, इतनी खास बात थी। तो इसका मतलब, लेकिन एक बात बताऊं तुम, जो ऋण पत्र हो ना, ये ऋण पत्र हो, समझ की बात है, इनका जो लोग कंपनी का ऋण पत्र खरीदते हैं, जो कंपनी ने डिबेंचर जारी कर दिया, ये कंपनी के मालिक नहीं होते। इनका जो रेट होगा फिक्स होगा, ये कंपनी के मालिक नहीं होते। जिस तरह प्रेफरेंस शेयर वाले वे कंपनी के मालिक हो, इन्हें ना जब कंपनी की मीटिंग हो, AGM हो, उसके अंदर नहीं बुलाया जाता है ना,
ये मालिक नहीं होते, क्योंकि इनका जो रिटर्न होगा फिक्स होगा, रेट भी इनका फिक्स होगा, इतना पैसा मिलेगा तुम्हें। 100 रुपए लगाए तुमने 10 रुपए मिलेंगे तुम्हें, 50-20 रुपए लगाए तुम्हें तो इसमें तुम्हारे इतने रुपए फिक्स होंगे, तो तुम्हारा आने की कोई जरूरत नहीं है जब कंपनी को लाभ होगा। अच्छा, एक कंपनी को लाभ हो या हानि हो, लेकिन जो ऋण पत्र होगा उसका तो पैसा देना ही पड़ेगा, यह भी खास बात होगी। इक्विटी शेयर में हिसाब अलग हो और प्रेफरेंस शेयर में हिसाब अलग हो। अगर लाभ होगा तभी इन्हें पैसा मिलता होगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलने वाला। इतना बात बताओ, समझ में आया? क्या समझाने की कोशिश करी जा रही? जो ऋण पत्र होगा ना, अगर तुमने खरीद कर, ये डिवेंचर होगा, तुमने खरीद कर अपने घर में रख लिया, चाहे कंपनी को लाभ हो चाहे कंपनी को हानि हो, ये तुम्हारा पैसा वापस होगा। ये खास बात होगी, आया समझ में? अब भारत के लोग, कुछ लोग तो इसमें चले जाते हैं इक्विटी शेयर में, कुछ लोग प्रेफरेंस शेयर को, भारत में इतना पॉपुलर नहीं है, कुछ लोग ऋण पत्र में पैसे लगाते हैं, कुछ लोग ऋण पत्र में पैसे लगाते हैं। ये दोनों शेयर की प्रकृति के, लेकिन जो ऋण पत्र हो ना और जो हमारे जो शेयर हो वो लघुकालिक 4-5 दिन में बदल जाए, तो 5 दिन में तुम अपने शेयर बेच दो। ऋण पत्र की अवधि हो फिक्स, 2 साल 3 साल 4 साल, जिसे लॉन्ग टर्म पैसा इन्वेस्टमेंट करना, वो ऋण पत्र खरीद कर रख लो, वो ऋण पत्र खरीद कर रख लो। बहुत सारे ऋण पत्र, बहुत सारे डिवेंचर जारी कर मार्केट में, गूगल पर जाना सर्च करना कि कौन सी कंपनी का ऋण पत्र है, उनकी डेट भी फिक्स हो, इस डेट से लेकर इस डेट तक तुम खरीद सकते हो, और जो ब्याज की अवधि इतने दिन तक फिक्स रहेगी। कोई भी कंपनी जारी कर देती है अपनी डिवेंचर, जो नई मार्केट में कंपनी आती है उसका ऋण पत्र खरीद कर लो, 2 साल में तुम्हारा पैसा इतना हो जाएगा। तो तुम बैंक में क्यों जमा कर रहे पैसे जाकर? बैंक में पैसे नहीं पड़ना, बैंक में जो ब्याज की दर है ना बहुत कम है, इसलिए बता जाता भारत के अंदर जो लोगों ने बैंक में पैसे जमा करना बंद कर दिया। क्यों इसलिए जमा करना बंद कर दिया? इसलिए जमा करना बंद कर दिया क्योंकि भारत के लोग जागरूक हो चुके, उन्हें शेयर मार्केट की जानकारी होती चली जा रही। आया समझ में? क्योंकि मैं बैंक में पैसा रखने वाले, मेरा खुद का पैसा ना बैंक में कम और ऋण पत्र में गोल्ड मार्केट में ज्यादा लगा हुआ। खुद ही मैंने भी गोल्ड खरीद कर रखा है, 1.5-2 साल हो गए जब तुझे शेयर मार्केट की नॉलेज हुई। सोवरेन बॉन्ड में मैंने पैसा खर्च कर रखा है, 1 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक उसकी डेट फिक्स थी, उसके बीच में खरीद कर रख लिया था। समझ में आया बात? यार तो तुम भी खरीद कर रख लेना, पैसा उसमें डबल हो ना। और इतना भी सुना मैंने, अगर 8 साल तक पैसा पड़ा हुआ ना तुम्हारा, कुछ करने की जरूरत है, वही पैसा डबल हो जाएगा। वहां 16 सालों में बैंक में पैसा डबल नहीं होने का। तो गोल्ड में निवेश करना, अगर मौका मिले तो गोल्ड में निवेश करो, बताओगे तुम्हें। तो ऋण पत्र है, ये ऋण पत्र हमारा, बात समझ में आया? ऋण पत्र की खास बात होगी। ऋण पत्र में अगर किसी कंपनी ने डिवेंचर जारी कर दिया अपना, तो डिवेंचर जारी करने का मतलब पता क्या? जो कंपनी है ना उसे चाहिए पैसा, जो कंपनी से पैसा चाहिए और तुमसे लोन ले रही वो, तुम्हें भी नहीं पता है बात, समझ में आया बात? है लेकिन तुम इसे लोन दे तो दोगे डिवेंचर के तहत, लेकिन तुम कंपनी के मालिक नहीं होने के। तुम मालिक जब भी कहलाओगे जब तुम इक्विटी शेयर में जाओगे, जब तुम प्रेफरेंस शेयर में जाओगे तब भी तुम मालिक नहीं कहलाने के। हाँ, भले ही तुमने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर खरीद लिया हो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर खरीद लिया तो तुम कंपनी के मालिक कहलाओगे। ध्यान लगा कर रखा ना पूरा, समझ आई बात है? जो तुम क्लास पढ़ रहे हो ना, ये बाहर की दुनिया से अलग है बिल्कुल, ठीक? बाहर की दुनिया से इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, ये सिलेबस ही अलग है। ऋण पत्र के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ऋण पत्र तू खरीद लेना, कंपनी जारी करती है, इसका मतलब कंपनी की हालत खराब नहीं है, कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को आगे बढ़ाना। आ समझ में? ठीक, जब कंपनी को बेनिफिट होगा तो बेनिफिट होगा, वो पैसा निकाल के लग रही, चाहे कंपनी को बेनिफिट हो या ना हो, तुम्हारा तो रिटर्न फिक्स होगा, तुम्हारा तो रिटर्न फिक्स होगा। और जो ब्याज की अवधि ना वो भी फिक्स होगी, ब्याज होगा ना, जो ब्याज की दर होगी वो फिक्स होगी, रेट जो ऑफ इंटरेस्ट होगा वो फिक्स होगा तुम्हारा। इतना तुम अमाउंट मिलने वाला। किसी ने कहा 10%, बैंक कह रहा कि 6%, तो यहाँ आते हैं बैंक ने कहा 6%, ऐड में बताते हैं बैंक ने कहा 6%, हम दे रहे हैं 12%। आया समझ में आता? जब हम वो देखते थे, क्रिकेट मैच देखते थे, तो उसमें साफ साफ बताते थे कोटक महिंद्रा बैंक, आप किस तरफ जाएंगे, 4% कि 8%? अब लोग कहते हैं 4% 8%। अब जो पढ़े लिखे उनकी तो समझ में आ जा, ठीक? और जो अनपढ़ लोग है ना, उन्होंने कहा चल ऐड हटा, दूसरा चैनल लगा। आया समझ? बात समझ में? इधर देख लो, इधर देख लो, पूर्व देश से शेयर होंगे। ऋण पत्र समझ में आया? ऋण पत्र किसे कहते हैं? जो ऋण पत्र होंगे ना, इनकी जो मैंने कहा, इसमें जो ऋण पत्र, जिस बंदे ने ऋण पत्र खरीद लिया ना, वो कंपनी का मालिक नहीं हो सकता। कंपनी का मालिकाना हक उसके पास नहीं होने का। इतना बात बताओ, ऋण पत्र में समझ में आया? ऋण पत्र में जो ब्याज की दर होगी ना, ब्याज की दर, इसमें ऋण पत्र में जो ब्याज की दर होगी, ब्याज की दर फिक्स होगी। फिक्स मतलब नियत होगी, निर्धारित होगी पहले से ही, इतना ब्याज मिलने वाला तुम्हें जब तुम ऋण पत्र खरीदने जाओगे। तो ऋण पत्र खरीदते वक्त पहले ध्यान रख लेना कि इसका ब्याज का कितना ब्याज मिल रहा है इसको। उन्हें बताते हैं 10%, इसका मतलब हो कि 100 रुपये में तुम 10 रुपये मिलेंगे तुम्हें, वो भी 1 साल में। समझ आई बात है? 100 रुपये में 10 रुपये मिलेंगे तुम्हें 1 साल में। वो उनका खुद का टाइम हो, अवधि बता कर रखा है, सब चीज निर्धारित कर रखा, सब समझाओ बैठ कर, तो पूरा समझना, तुम पढ़े लिखे हो,
ठीक, अब जितना ज्यादा पैसा निवेश करोगे इतना ज्यादा तुम्हें रिटर्न मिलेगा। तो ऋण पत्र समझ में आया? ऋण पत्र समझ में आया कि नहीं आया? इतना मतलब और कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, अब इसकी क्या खास बात है? तो जो ऊपर के जो शेयर दिखाई दे रहे दोनों दोनों जो शेयर दिखाई दे रहे, और एक हमारा डिबेंचर, तो जो शेयर है एक डिबेंचर, अभी साइड में मैं इसे हटा रहा हूँ और ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, और कुछ बताने जा रहा हूँ। भारत के लोगों का हालचाल समझो। अगर तुमने इकोनॉमिक्स को समझ लिया ना तो मतलब भारत के लोगों को समझ लिया, तुमने इकोनॉमिक्स को समझ लिया। आ जाओ देखो, ठीक, एक तरफ ये लोग भारत के, ये भारत के लोग, ये भारत के लोग है ना, इनके पास दो ऑप्शन है। नंबर फर्स्ट, दो ऑप्शन इनके पास। क्या तो तुम शेयर में पैसा अपनी इन्वेस्टमेंट करो, शेयर की तरफ जाओ तुम, क्या तुम ऋण पत्र में जाओ, ऋण पत्र में। लेकिन जो शेयर की खास बात हो ना, ये लघुकालिक हो। कैसा हो? लेकिन ये कैसा हो? दीर्घकालिक हो। ये नहीं है कि तुमने ऋण पत्र खरीद लिया अब 5 दिन में तुम्हारा पैसा डबल, 7 दिन में तुम्हारा पैसा डबल। यहाँ हो जाए शेयर में, शेयर मार्केट दिन प्रतिदिन हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, पूरा शेयर मार्केट नीचे चला गया हो। मैंने जो शेयर खरीद कर अपने लैपटॉप में रख रखे हैं ना, आया समझ में, उसमें ऑनलाइन होमवर्क रखे हुए, हो सकता है उनका दाम आज ही घट गया होगा, सारे जीरो हो चुके हो। समझ आई बात है? वो लघुकालिक है ना, जी तो कहा लघुकालिक, और ये कैसा हो? दीर्घकालिक। मेरे पास जो सर्टिफिकेट मैंने ऋण पत्र खरीद रखे हैं ना कंपनी का, उसकी अवधि होगी 2 साल बाद, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दीर्घकालिक रेट भी फिक्स होगा। अब भारत के लोग बताओ, भारत के लोगों को चाहिए सुरक्षा, सेफ्टी चाहिए और सुरक्षित चाहिए अपना पैसा। तो बताओ भारत के लोग शेयर में पैसा इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पसंद करेंगे? ये तो बहुत रिस्की काम है। समझ बात है? शेयर मार्केट के बारे में एक बात कही जा, जब तुम्हें बेनिफिट देगा ना, जब तुम्हें रिटर्न देगा तो इतना देगा तुम संभाल नहीं पाओगे, और जब तुम्हारा तो रिटर्न लेगा ना तो इतना लेगा तुम संभाल नहीं पाओगे। समझे? शेयर मार्केट के बारे में एक बात कहा, ये बहुत रिस्की है, दे आर रिस्की मार्केट्स। इसके बारे में कहा अगर जब तुम्हें रिटर्न देगा ना तो इतना देगा तुम संभाल नहीं पाओगे, और जब रिटर्न लेगा तो इतना लेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। समझ में आया बात है? ठीक, रात दिन तुम्हें खाली कर देगा, तुम करोड़पति से रोडपति कब बना देगा तुम्हें पता नहीं चलने का, और तुम रोडपति से करोड़पति कब बना देगा तब भी तुम्हें पता नहीं चलने का, अगर तुम्हें नॉलेज है। लेकिन जो भारत के लोग थे ना, जो भारत के लोग बड़े अग्रेसिव हो, उनकी सोच बहुत दूरदर्शी लोग मानने जा। भारत के अंदर जो लोग दूरदर्शी का मतलब वे पहले आगे तक का सोच के चलते हैं, इसलिए ना डिबेंचर में पैसा इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा पसंद करते हैं। आज भी भारत के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर डिबेंचर। आज समझो, वो गाँव में रहने वाले लोगों को तुम्हें पता, सही गाँव में रहने वाले लोगों को तुम्हें पता। अब गांव में रहने वाले लोग भी इसे इस्तेमाल करते हैं, अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। साहूकार का नाम सुना है? साहूकार का, साहूकार ना पैसे जारी करता था मार्केट में, ये कहता था किसी को 5,000 की जरूरत है ना, 5,000 ले जाओ, लेकिन ब्याज पे ले जाओ। तो वो भी तो यही कर रहा है, वो भी तो यही कर रहा है, लेकिन वो इनलीगल काम कर रहा है। अगर उसकी किसी ने शिकायत कर दी ना, इसलिए चुप चुप के पैसे देते हैं लोग ब्याज पर, वो इनलीगल काम है। साहूकार, धन्ना सेठ, ये आम आदमी को शोषण करते हैं। और यही तो काम कौन कर रहा है? बैंक कर रहा है, लेकिन वो लीगली तौर पर कर रहा है, वो इलीगली तौर पर कर रहा है। भाई इसमें साहूकार हूं, धन्ना सेठ हूं, तुम मेरे यहाँ काम करने आती हो, मेरी महफिल में, मेरे बंगले में, कोई झाड़ू मारती है, कोई पोछा मारती है। साहब हमें 5,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है, हमें अपने बच्चे का काम धाम करना है, ठीक है, तुम्हारे पास आए, मैंने कहा ले जाओ, ले 10,000 पकड़ो, लेकिन इसके ब्याज लगने वाला है इसका। अब ब्याज तुम मेरे यहाँ काम भी कर रहे हो, ब्याज तो कठिनाई तो पैदा हो जाएगी ना, ठीक है। और यही काम तुम बैंक के पास जाओगे तो लीगली तौर पर माना जाएगा, तो इनलीगल काम कर रहा हूँ, जो बैंक का काम कर रहा हूँ मैं खुद कर रहा हूँ। तो सरकार क्या कहती है कि जो धन्ना साहूकार सेठकार है, इन्हें समाप्त करना, समझ नहीं आता, इन्हें समाप्त करना चाहती है सरकार। इतना बात बताओ, ऋण पत्र समझ में आया कि नहीं आया? डिबेंचर समझ में आया कि नहीं आया? तो डिबेंचर खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? भारत के लोग डिबेंचर को पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी अवधि दीर्घकालिक हो। भारत के लोगों को पसंद है, भारत के लोग इसे पसंद करते हैं। डिबेंचर क्या खरीदना पसंद करोगे? शेयर की ऋण पत्र? लेकिन ये जो काम क्या करते थे ना, ये पुराने लोग क्या करते थे, डिबेंचर खरीद कर तुम्हारे घर में रख लिया एक सर्टिफिकेट, इसका 15 साल बाद हमारी लड़की की शादी होगी, उसका पैसा डबल हो जाएगा। एक सर्टिफिकेट से तुम्हारे घर में रखा हुआ 50,000 60,000 आराम से मिल जाएंगे, ये तो एफडी है। तो भारत के लोग की दो ही चीजें पसंद थी, एक तो एफडी करवा ली अपनी लड़की की, 10-15 साल बाद खुल जाएगी, वह पैसे उसके डबल हो जाएंगे, ये काम पसंद थे। लॉन्ग टर्म सोचते हैं ना, डिबेंचर खरीद कर रख दिया, ये पुराने लोग क्या करते थे। लेकिन जो नया लोग, नया जनरेशन आया, उसमें ना रिस्क लेने की एक क्षमता, जो नया जनरेशन है उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता और रिस्क लेना चाहता, आया समझ में? ठीक, नए सोच, क्योंकि हर जो नई जनरेशन हो ना, उसका जो सोच वो एग्रेसिव हो, अलग तरीके से। पुरानी सोच जो थी वो अलग थी, जो मेरे पेरेंट्स की सोच वो अलग थी, और मेरी सोच अलग है, और मेरे बच्चे की सोच उस हाई लेवल की होगी, आया समझ में? मेरे बच्चे सोच, उसके बच्चे की सोच हाई लेवल की होगी। तो हर जनरेशन की जो सोच है ना, हाई लेवल की हो। समझ में आया बात? या ठीक, हर तो जब ये पीढ़ी बीती जाएगी ना, उसकी जो सोच होगी वो अलग होगी।
तो आज का जो जनरेशन है ना, वो ना रिस्क लेना चाहता, उसे ना उसके पास समय कम है, और समय कम है ना, वो सीधा शेयर मार्केट में जाएगा। वो चाहता कि 3 दिन में पैसा डबल हो जा, वो 3 दिन में अमीर बन जा। उसे इन चाहिए 3 साल 2 साल, उसके लिए 3 साल 2 साल बहुत मायने करते हैं, रखते हैं। ये तो बच्चे 1-1.5 साल में तैयारी करके एग्जाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो नई जनरेशन की सोच है, उसे 2 साल में चाहिए, उनके अंदर पेशेंस नहीं है, और यही इनकी सबसे बड़ी कमी है मेरे हिसाब से। अब जो हमारी जनरेशन थी ना, तुम्हारी जो जैसी जनरेशन है ना, ये एक जगह स्टेबल नहीं हो पाती, स्थिर नहीं हो पाती, यही इनकी सबसे बड़ी कमी। आया समझ में? बहुत बड़ी कठिनाई काम है। और जो हमारी जनरेशन का टाइम हुआ करता ना, हमारा टाइम हुआ करता था, वे एक जगह स्टेबल है, स्थिर है। ठीक, क्या हुआ? तो जो नया जनरेशन है ना, वो उसकी तरफ जाना चाहता है, शेयर मार्केट की तरफ। उसे रिटर्न चाहिए, शॉर्ट टर्म्स में चाहिए, कि उसका मानना कि मुझे 60 साल, मुझे ना 100 साल नहीं जीना, मुझे 40 साल जीना, और 40 साल जीना मर मर कर नहीं जीना, शांति के साथ और जोश के साथ जीना। अब पुराने लोग बात करते हैं, कहते हैं कि हम तो 60 साल जिया करते, 100 साल जिया करते थे पुराने आदमी। तो नए जनरेशन के लोग आते हैं, कहते हैं तो तुमने 100 साल जी कर वो नहीं करा जो 40 साल वाले ने जी कर दिया, एक लोहे की वस्तु को आकाश में उड़ा दिया। सही बात है। तुम 60 साल 70 साल जीते हो, 80 साल जीते हो, 90 साल जीते हो, 110 साल जिए, तो क्या किया तुमने? धरती पे बोझी बने तुम। सोच बदला नहीं तो सोच बदला, इकोनॉमिक्स सोच बदला तो इकोनॉमिक्स का व्यवहार बदल जा, सब कुछ बदल जाएगा। भारत के लोगों का व्यवहार बदल जाए ना, तो पूरा इकोनॉमिक्स चेंज हो जाएगा। तो जिस तरह तुम काम करते हो ना, इकोनॉमिक्स तुम्हारी तरह काम करता है। अब भारत के लोग शेयर मार्केट की तरफ नहीं जाना चाह रहे, डिबेंचर की तरफ जाना चाह रहे। आया समझ में कि भारत के लोगों के दिमाग में चला गया। चलो यहाँ तो भारत के लोगों को तो विश्वास आज भारत की सरकार को बना भी हुआ, यूरोप के लोगों का वहां की सरकार को विश्वास, वहां की जो सरकार है यूरोप के लोगों का, यूरोप की सरकार को विश्वास ही खत्म हो चुका। वो उसका बैड विल है। भारत सरकार का आज भी गुड विल है कि सरकारी चीजों पर आज लोग विश्वास करते हैं। अगर बता देना नौकरी कैसी, सरकारी, तो एकदम अच्छा सरकारी, अच्छा इसका मतलब पैसा मुफ्त में आता होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समझ बात? तो भारत सरकार का ना आज भी भारत के लोगों पर विश्वास बना हुआ, ये भी भारत सरकार का गुड विल। और जितने भी खत्म होगा ना, ये समझो कठिनाई पैदा हो जाएगी। जो ऋणपत्र बॉन्ड जारी कर रही है ना सरकारें जारी कर रही है, कोई नहीं खरीदने वाला। अभी तो तुम अनपढ़ो, ठेठो, गवारो, तुम कुछ नहीं पता। समझ नहीं बात है? जाते हो मार्केट में पैसा खरीद लेते हो, तुम लालच दिया जाता। कहीं सरकार ये थोड़ा ही बताती है मेरी वित्तीय स्थिति बहुत खराब है और मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं बॉन्ड जारी कर रही हूँ सरकारों में, और ये बॉन्ड को तुम खरीद दो, अपने घर में रखो और मैं अपना पैसा मैनेज करती हूँ। समझ में आया? इतना बात बताओ, समझ में आएगी नहीं यार? डिबेंचर समझ में आया? डिबेंचर तो भारत के लोग समझ में आया? तो पुराने लोग किसे पसंद किया करते थे? डिबेंचर को पसंद किया करते थे, शेयर को पसंद किया करते थे? डिबेंचर को पसंद किया करते थे। वे किसी पोस्ट ऑफिस में या किसी संस्था के पास जाया करते थे, वहां से डिबेंचर खरीद लिया करते थे, उन्हें पैसे दे दिया करते थे। आज से बचो, समझे क्या हुआ था? तो ये जो पुराने लोग थे ना, पुराने लोग इसे पसंद करते थे। और नए लोग जो आए वे कहते हैं जहां रिस्क वहीं इश्क। आया समझ में? पुराने लोग थे वे तो चले गए, वे कहने लगे, उन्हें जोड़ते मर गए ना, उन्होंने जोड़ कर रखा हुआ था। आज की नई जनरेशन ना, वे रिस्क लेना चाहते हैं। क्या लेना चाहते हैं? रिस्क लेना चाहती हैं। उन्हें जोखिम लेना बहुत अच्छा लगता है। ठीक, आज की जो जनरेशन है। ठीक, तो इतना बात बताओ, 3 चीज हमने तुम्हें समझाए। इक्विटी शेयर, सुन लो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, तीसरे नंबर पर हमारा जो हमने समझाया ऋण पत्र, डिबेंचर जिसे बोलते हैं। बताओ तीनों समझ में आए नहीं आए? और तीनों में डिफरेंस समझ में आए नहीं आया? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और जो ऋण पत्र हो, उसमें क्या अंतर हो समझ बता दोगे? ऋण पत्र की खास बात पता क्या हो? ऋण पत्र की, उसमें आप कंपनी के मालिका नहीं मिलने का तुम। आया समझ? और जो प्रेफरेंस शेयर हो और जो हमारा इक्विटी शेयर हो, वे दोनों लघुकालिक हो, ये दीर्घकालिक हो। भारत के लोग ना शेयर, इक्विटी शेयर से ज्यादा और प्रेफरेंस शेयर से ज्यादा आज भी ऋण पत्र को पसंद करते हैं। ऋण पत्र को कहते हैं आई लाइक यू। क्या कहते हैं? कौन किसे कहते हैं? ऋण पत्र को। डिबेंचर की तरफ में डेप्ट में जाना जाते हैं, DEBT, डेप्ट में जाना जाते हैं। किसमें? डेप्ट, ऋण पर निवेश करते हैं। ठीक, इसलिए तुमने सुना होगा, जब तुम एडिटोरियल पढ़ते होगे कहीं सुना तुमने, डेप्ट टू GDP रेशो। भारत सरकार का बढ़ता चला जा रहा है डेप्ट टू GDP रेशो। ठीक, वो देखेंगे बाद में करेंगे। तो डेप्ट का मतलब डिबेंचर की बात कर रहे हैं, ऋण की बात कर रहे हैं। डेप्ट का मतलब ऋण हो, DEBT, डेप्ट। डेप्ट का मतलब क्या हो? ऋण। तो डिबेंचर का ऋण पत्र, इंग्लिश भी थोड़ा हार्ड नहीं है। तो डेप्ट का मतलब तो ऋण हो, और डिबेंचर लगा दिया हमने तो ऋण पत्र। आया समझ? पूरा इंग्लिश सिखाता हूं तुमको, नहीं। 3 चीज हम तुम्हें समझाए, 3 चीज। नंबर फर्स्ट क्या समझाए बताओ? दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर,
चौथा तो समझाया ही नहीं। इतना बात बताओ समझ में आएगी नहीं यार। अब जो ऋण पत्र हो ना, डिबेंचर हो, ऐसे डिस्कस करना चाहिए। 8 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? नहीं कर रहा 8 के 8 डिस्कस। कॉमर्स में हम 8 प्रकार के पढ़े, लेकिन एक डिस्कस कर रहा हूं, उसका नाम है कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर, परिवर्तनशील ऋण पत्र। जो ऋण पत्र होने, ऋण पत्र ये 8 प्रकार के हों। 8 प्रकार में एक डिस्कस कर रहा हूं, कॉमर्स की क्लास नहीं है, सुन लो। उसे बोलते हैं परिवर्तनशील, परिवर्तनशील ऋण पत्र। इसमें क्या हो, ये ना तुमने खरीद कर रख लिया, ये कुछ दिनों बाद ना ऑटोमेटिक शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक कुछ साल बाद, जिस तरह वो प्रेफरेंस शेयर था ना, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर था, ऑटोमेटिक शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ साल बाद। तो ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक, ये भी हमारे ऋण पत्र के अंतर्गत ही। तो कुछ लोग ना जो इसकी तरफ नहीं जाना चाहते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ साल तक तो अपना पैसा सेव रखना चाहते हैं, तो भी कन्वर्टेबल डिबेंचर भी खरीदते हैं। उन्हें पता कि चलो मुझे 2 साल तक तो बेनिफिट हो चुका, अब देख के जाके जो होगा सही होगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिसे हम परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। इतना बात बताओ समझ में आ गई नहीं? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नोट्स तो बना लोगे, इकोनॉमिक्स का वीडियो देख कर नोट्स बनाया करो साफ तरीके से। एक चीज लिखा करो, डायलॉग भी लिख लिया करो ब्रैकेट में साइड को। समझ में आया बात? ये किसी को पढ़ाओगे तो अच्छी तरह तो पढ़ाओगे। इतना बात बताओ समझ में आएगी नहीं है? ठीक। उसके बाद अब हम समझाने वाले, पता क्या? अच्छा ये बताओ, डिबेंचर क्यों पॉपुलर हुआ? एक तो इसमें ब्याज की जो अवधि होगी फिक्स होगी। डिबेंचर इसलिए पॉपुलर हो रहा भारत के अंदर, इसमें ब्याज की अवधि फिक्स होगी। आया समझ में? ब्याज की अवधि क्या होगी? फिक्स होगी। और दूसरी खास बात पता क्या? दूसरी खास बात ये हो कि डिबेंचर से भारत के अंदर पॉपुलर हुआ क्योंकि इस पर जो ब्याज की दर हो ना, ब्याज की दर, ध्यान से सुन लेना, ब्याज की जो दर हो, उस पर ब्याज की जो दर होगी वो बैंक की दर से ज्यादा, बैंक में तुम पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, उसमें इतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला तुम्हें। भाई देखो, तुम यहां चले गए तुम बैंक में, एक तरफ हमारा बैंक था, पीएनबी है, पीएनबी एसबीआई वाली पास चल जाओ, ये एसबीआई वाली मैडम, ठीक बैठी, ठीक, ये साइड में ये हमारा ऋण पत्र डिबेंचर, ठीक, ये डिबेंचर वाले बैठे हुए, मार्केट में बैठे हुए, रोड में बैठे हुए, या ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कर लो। एसबीआई वाले मैडम, मैंने कहा मैडम मुझे ना बैंक में फिक्स डिपॉजिट करना मुझे, कहने कितने साल की एफडी करनी। मैंने कहा एफडी कहते नहीं हम, एफडी फिक्स डिपॉजिट, इसका मतलब वो जमा सावधि का मतलब वो अपने 2 साल का मुझे पैसा फिक्स करना, 50,000 की एफडी करनी, एफडी फिक्स डिपॉजिट करना। कहने नहीं कर दो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा 50,000 रुपये जमा करूंगा। कह रही ठीक कोई बात नहीं, आ जाना 2 साल बाद। मैंने कितने पैसे मिलने वाले? कह रही 60,000 मिल जाएंगे 2 साल बाद, 60,000। मैं गया इसके पास, डिबेंचर वाली मैडम के पास, ठीक, हाँ 2 बैठी हुई थी मैडम, सामने बैठी हुई थी, 4 दाढ़ी मेकअप करा हुआ था इन्होंने, इस काम में महारत हासिल हो, ठीक, आइए सर, आइए, जबरदस्त रही। अब ये ये वाली मैडम थी, इनकी तो गवर्नमेंट जॉब है, वो तो बैंक की पीओ, आता हुआ नहीं तो जा, उसे जरूरत क्या पड़ रही, बैठी फोन चला रही। मैंने कहा हेलो मैडम, हेलो थोड़ी देर बाद आना। एसबीआई वाली। और जो प्राइवेट वाली थी ना, जहाँ बैठी थी डिबेंचर जारी कर रही थी, जो ऋण पत्र बेच रही थी बैठी हुई, आइए सर, आइए निवेश का सुनहरा मौका, आइए, चारों तरफ चेयर लगाई, ऊपर से एसी ऑन करी, फटाफट रसगुल्ले का डब्बा ले, बादाम का जूले गई। मैडम जब आई कहने लगी क्या खरीदना चाहते हो? मैंने कहा डिबेंचर खरीदना चाहता हूँ, ऋण पत्र खरीदना चाहता हूँ। मैंने कहा 2 साल के लिए ऋण पत्र कोई है तो? 2 साल का तो है नहीं, लेकिन 2.5 साल का है, 2.5 साल का। मैंने कहा 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। मैं कोई बात नहीं, हम खुद कर देंगे इसमें। मैंने कहा मैडम आप ये तो बताओ। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे पता होना चाहिए मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे तुम। कहीं तुम इक्विटी शेयर में तो इन्वेस्टमेंट कर रहे, कहीं तुम प्रेफरेंस शेयर में तो लगा रहे मेरा पैसा, कहीं तुम डिबेंचर में। तुम कौन सा चाहिए? तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो। मैंने कहा मुझे डिबेंचर चाहिए, ऋण पत्र चाहिए मुझे, गाड़ी लगाओ। जब मैंने कहा 50,000 2.5 साल पर कितने जाएंगे? उन्होंने कहा 90,000। इसका मतलब ज्यादा ब्याज दे रही होगी मैडम। अब बताओ मैं बैंक में अपना पैसा सेव रखना स्टार्ट करूंगा, बैंक में अपना पैसा रखना पसंद करूंगा कि डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करूंगा? भारत के लोग आज भी जो ग्रामीण लोग सारे इसमें चले जाओ बैंक में पैसे जमा करने।
कमाई है नहीं सैलरी, सीधा बैंक में आया समझ में। और जो शहर के लोग हैं ना अमीर क्यों हुआ, वे अपना पैसा यहाँ लगा रहे हैं डिवेंचर में, वो शेयर मार्केट हो भी आ रहे उस पर, इसके बाद उस पर वे अपना पैसा यहाँ लगा रहे। जितना भी उनकी सैलरी आती है ना, प्राइवेट संस्था में काम करते हैं, गवर्नमेंट में काम करते हैं, वे अपनी सैलरी यहाँ लगाते हैं। उन्हें नॉलेज है ना, डेब्ट में अपना पैसा खर्च करते हैं और रिटर्न की अवधि देख लो, इसीलिए मैं अमीर आज समझो। तुम्हारे पास जितना पैसा ना, अभी तुम्हारे सब बैंक में, पीएनबी, एसबीआई में या हर जगह खाता होगा, समझ नहीं बात है। और मैं तुम्हें रिलेटिव बात बताऊं, मेरा एसबीआई में केवल 50,000 रुपया पड़ा हुआ, 50,000 रुपये, 50,000 मतलब मैंने सारा इधर लगा रखा, 50,000 रुपया पड़ा हुआ वाले बैंक में, एसबीआई में मैंने सारा इधर लगा रखा है। और जो छोटा अमाउंट है ना, मैं पीएनबी में रखता हूँ और बाकी सारा का सारा भी इधर लगाया हुआ। आज समझो, इसे कहते हैं घर बैठ कर पैसा कमाना। ठीक, 1-1.5-2 साल पता नहीं चलता कैसे बीत जाते हैं। ऋण पत्र खरीद कर रख लो, ब्याज इधर ज्यादा, इसलिए बहुत ज्यादा जो ऋण पत्र है ना, बाद में बात कर लिए, जो ऋण पत्र है ना, इसलिए जो ऋण पत्र भारत के अंदर इसलिए पॉपुलर हुआ। क्यों? दूसरे नंबर पर एक तो इसमें जो बैंक ब्याज देता है ना, उससे ज्यादा ब्याज मिल रहा है ऋण पत्र पर। दूसरे नंबर पर ब्याज की अवधि फिक्स है, तो इसलिए भारत के अंदर ऋण पत्र बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। इतना बात बताओ, समझ में आई ना कि तुम पूछने लगा तुम भारत के अंदर डिबेंचर पॉपुलर हुआ? हाँ, क्यों नहीं हुआ? इसलिए पॉपुलर हुआ, बैंक से ज्यादा ब्याज दे रहा। अब बताओ कहां जाओगे, 4% कि 8%? 8%। तो ये तो बता रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक वाला हो, टीवी के एड में के बीच में। आप क्या पसंद करेंगे, 4% कि 8%? तो 8% पसंद करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। इतना बात बताओ, समझ में नहीं आया? अब हम क्या समझने वाले, अब चौथे नंबर पर हम समझने वाले बॉन्ड क्या हो। बॉन्ड, इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यूपीएससी में एक सवाल इसमें हर साल आता है। जब भी कोई बॉन्ड मार्केट में नया बॉन्ड जारी होगा ना, तो यूपीएससी प्री में सवाल पूछेगा वहां से। और जो मेंस प्रोस्पेक्टिव था, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट होगा। चारों चीज कि निवेश कैसे कैसे होगा, कहाँ, ये सारे ये सब निवेश की प्रकृति के, जो हमारा इक्विटी शेयर हो, चाहे हमारा डिवेंचर हो, बॉन्ड हो, हमारा प्रीफरेंस शेयर हो, इक्विटी शेयर हो, चारों निवेश, इनकी प्रकृति निवेश की जैसी होगी। समझ में आया बात? सबका काम होगा मार्केट से पैसे इकट्ठा करना, प्राथमिक बाजार में पैसे इकट्ठा करना, भारत के लोगों को दूसरी भाषा में बेवकूफ बनाना। आए समझ में? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, इतना जो तुम हल्का हल्का दिखाई दे रहा है ना, नोट कर लो, इसे भी रफली नोट कर लो, कुछ हो ही जाए, इतना में चाय पी लो।